हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, हमने क्लास 12 का यूनिट 2.8 जो कि एक पोम है, इसका नाम है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ममांग दाई द्वारा लिखित इस कविता की शुरुआत हमने की थी। वो कविता हमने पूरी देख ली थी और आज हम उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले कि हम इसके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर बढ़े, एक बार फिर से कविता हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स बाय ममांग दाई। Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. It is always the same in summer or winter, with dust flying or the wind howling down the gorge. और वो कहती है कि स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहर जो होते हैं, वो हमेशा से ही मुझे मृत्यु की याद दिलाते हैं। क्यों? कि मेरा खुद का जो शहर है, मेरा खुद का जो गांव है, वो भी ऐसे ही झाड़ियों के बीच बसा हुआ है, पेड़ों के बीच बसा हुआ है और वो हमेशा ही एक जैसा दिखता है। भले ही वो गर्मी के दिन हो, भले ही वो सर्दी के दिन हो, कोई भी मौसम हो, हर एक मौसम में वो एक जैसा ही प्रतीत होता है। कभी कभी धूल उड़ती है तो कभी कभी जोरदार हवाएं चलती है जो पहाड़ों से नीचे उतर के जाती है। Just the other day, someone died. In the dreadful silence, we wept, looking at the sad wreath of tuberoses. Tuberoses, life and death, life and death. Only the rituals are permanent. और ऐसे ही एक दिन कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और हम सब बहुत ही भयानक शांतता में रो रहे थे और हम देख रहे थे कि वो फूलों का जो गुच्छा है वो कितना वो फूलों के गुच्छे को वो कह रही है कि वो दुख दुख भरा लग रहा था। लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ कह रही है कि लाइफ एंड डेथ, ये जो लाइफ एंड डेथ है, जीवन और मृत्यु है, वो बहुत ही क्षणिक है और सिर्फ अगर कोई चीज बहुत दिनों तक चलने वाली है या फिर दिनों दिनों तक चलने वाली है तो वो सिर्फ है रिचुअल्स, मतलब परंपराएं। The river has a soul. In the summer, it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. और वो कहती है कि मुझे पता है कि नदी का भी एक आत्मा, नदी की भी एक आत्मा होती है और इसीलिए वो बहुत ही दुखी हो जाती है। कब? जब उसका पानी कम होता है, जब वो धीरे धीरे सूखने लगती है, तब उसकी आत्मा बहुत ही दुखी हो जाती है। क्यों? कि उसे तो हमेशा से ही उसके अंदर पनपते हुए जीवन हमेशा प्रदान करना होता है और इसीलिए जब उसका पानी कम होता है तो उसे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि उसको भी चाह है कि उसके पानी में चांदनी रात की परछाई दिखे, उसके भी पानी में जो जीवन है, जैसे मछलियां है, बाकी सारे प्राणी है, या वो उसमें अपना जीवन बसर करे। पर जब पानी कम हो जाता है तो ये सारी चीजें उससे अलग होती जाती है और इसका दुख उसे बहुत ज्यादा होता है। द रिवर हैज अ सोल, इट नोट्स stretching past the town from the first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. और नदी की जो आत्मा है वो ये भी जानती है कि किस तरह से उसने पूरा जीवन देखा है। भले ही वो बारिश की पहली बूंद से लेकर जब तक नदी सूख जाती है, उन सारे प्रवाहों के बीच, उन सारे समय के बीच उन्होंने सब कुछ, उस नदी ने सब कुछ देखा है। मतलब सूखी हुई नदी भी देखी है, बारिश की पहली बूंद भी देखी है और इस तरह से जो जो कुछ बदलाव उस शहर में, उस गांव में होते हैं, वो सारे बदलाव उसने देखे हैं और इसीलिए पानी का जो महत्व है वो हमेशा से जानती है और वो कितना है कि वो कभी भी खत्म नहीं होगा। पानी का जो महत्व है, इमॉर्टैलिटी। अ श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स marks the days of childhood. Small towns grow with anxiety for the future. और
वो कहती है कि उनका जो बचपन है वो ऐसे मानो वो ऐसे बता रही है कि उनका जो बचपन है वो बचपन बहुत ही सुख भरा था। एक जैसे कोई एक अच्छी सी पेंटिंग होती है उस तरह से वो आनंदमय था। पर अब जो शहर है, जो गाँव है, जो बढ़ रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत ही दुखी है और उनके दिल में हमेशा एक भावना रहती है कि आगे क्या होगा। इस भावना के साथ वो प्रगति कर रहे हैं। मतलब उनको भविष्य का डर उनको सता रहा है। The dead are pointing west. When the soul rises, it will walk into the golden east, into the house of the sun. और जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसको पश्चिम में दफनाया जाता है ताकि उसकी आत्मा जब उसके शरीर से उठे तो वो पूर्व की तरफ जाए जहां पर सूर्य का बसेरा है, सूर्य का घर है और वो उसी बाम्बू की जंगल की ओर बढ़ते हुए धीरे धीरे सूर्य की रोशनी में, सूर्य के घर में समा जाए। इन द कूल बाम्बू रिस्टोर्ड इन सनलाइट लाइफ मैटर्स लाइक दिस। और इसी तरह से हर एक जीवन हमारे शहर में, हमारे गांव में इसी तरह से चलता रहता है। जीवन के बाद मृत्यु होती है, पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम से उठकर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। इन स्मॉल टाउन्स बाय रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद गॉड्स। और क्यों ऐसा होता है, क्यों पश्चिम की तरफ दफनाए जाते हैं, क्यों क्यों पश्चिम की तरफ उनका क्रियाक्रम होता है, क्यों कि हर एक व्यक्ति को अपने भगवान के पास जाने का बहुत ही ज्यादा बड़ी लालसा होती है और भगवान से एकरूप होने का उनको उनकी चाह होती है और इसीलिए वो सारे के सारे उसी तरह से अपना जीवन बसर करते हैं। ठीक है, तो ये कविता आशा करता हूं आपको समझ में आ गई। और आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन की ओर, जिसमें A1 क्वेश्चन है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर इन द लाइव्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम विद रेफरेंस टू नंबर 1 फ्लावर। फ्लावर्स का क्या महत्व उन्होंने बताया है। फ्लावर्स, है ना, फ्लावर्स का क्या महत्व बताया है। द सैड रीड, फ्लावर्स मतलब फूलों का तो उन्होंने जिक्र नहीं किया है, पर फूलों के गुच्छों का उन्होंने जिक्र किया है। रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस, इस तरह से उन्होंने कि रीथ ऑफ ट्यूबरोजेस कैसी है, तो वो बहुत ही दुखी है। मतलब किसी की मृत्यु पर जो दुख जताया जा रहा है तो वो सिर्फ इंसानों का नहीं है, तो वो आसपास के आपके वातावरण में भी वो दुख भरा है ना, फूलों में भी वो दुख प्रकट हो रहा है। रिवर, रिवर का कैसे बताया गया है। द रिवर हैज अ सोल, नदी की भी एक आत्मा है जो पहचान सकती है आपके सुख और आपके दुख भी। इस तरह से नदी को भी एक इंसान का रूप यहाँ पर दिया गया है जो सब कुछ जानती है, सब कुछ पहचानती है। रिवर। नंबर 3 बैम्बू, बाम्बू को क्या, कूल बैम्बू है ना, कूल बैम्बू हाउस, मतलब वो जो जंगल है, बाम्बू का जो जंगल है वो बहुत ही घना जंगल है और यहाँ पर सारी आत्माएं बसेरा करती है। मतलब आत्माओं को, सिर्फ इंसानों को ही नहीं, आत्माओं को भी अच्छी, सुंदर और निसर्ग संपन्न, जिसको प्राकृतिक रूप से संपन्न जगह होती है वो आत्माओं को भी पसंद आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंस उन्होंने प्रकृति का बताने की कोशिश यहाँ पर की है। और लास्ट में उन्होंने बताया है ईस्ट। ईस्ट का उन्होंने क्या कहा है कि ईस्ट वो है, पूर्व वो जगह है जहां पर सूर्य का घर है, जहां पर सूरज का घर है और हर एक व्यक्ति पूर्व की तरफ, सूरज की तरफ जाना चाहता है क्योंकि वो अपने भगवान से मिलना चाहता है, भगवान के साथ चलना चाहता है। तो इस तरह से उन्होंने इन सारी चीजों को यहाँ पर बयां किया है और हमको बताने की कोशिश की है। ठीक है, चलो A2, the poet has described a salt town in Arunachal Pradesh. Pick out the lines that describes the poet's town. अभी उनका जो शहर उन्होंने बताया है छोटा सा, जो वो बता रही है वो कैसा है, तो कुछ शब्द उसके लिए उन्होंने उपयोग किए हैं। उन शब्दों को हम यहाँ पर देखते हैं। अभी देखिए उसके लिए उन्होंने क्या क्या शब्द यूज किए हैं या फिर उसको उसके मतलब उपयोग किए हैं। तो देखिए उसमें वो बता रही है कि सबसे पहले ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ डेथ। डेथ
मतलब मृत्यु की याद दिलाता है। सबसे पहले तो वो मृत्यु की याद दिलाता है। माउंटेन लाइज अमिड्स द ट्रीज, है ना, पेड़ों के बीच, है ना, ट्रीज, ट्रीज के बीच है वो। और कैसा है टाउन वो? स्मॉल टाउन है ना, मतलब ये चीजें है। स्मॉल, ब्यूटीफुल, अभी ट्रीज है तो ब्यूटीफुल तो जाहिर से होगा ही होगा। उसके बाद में उन्होंने कहा है कि वो डस्टी है, डस्ट फ्लो हो रही है ना, डस्टी है, विंडी है, डस्टी है, विंडी है, मतलब बहुत ही जोरों से हवाएं वहां पर चलती है। तो इस तरह से वो कह रही है। फिर उसमें एक नदी भी है जो बहुत ही जोरों से बहती है ना, वो भी वो बता रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A2 का दूसरा क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द पोएम। इस प्राकृतिक जो कुछ भी चीजें हैं उनका उल्लेख इस कविता में हुआ है, वो कौन सी चीजें हैं? अभी देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, लिखूंगा यहाँ पर तो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। ट्रीज, रिवर, माउंटेन, विंड, उसके बाद में गॉर्ज, है ना, वाटर, रेन, फिश, स्टार्स, ये सारी चीजें नेचुरल एलिमेंट है ना। प्राकृतिक जो हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्स, तत्व, प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? ये सारे पंच तत्व जो हम कहते हैं, है ना। तो उसी के साथ साथ ये सारी चीजें भी उसमें हम सम्मिलित कर सकते हैं। ये पंच तत्व की बात नहीं कर रहे, नेचुरल एलिमेंट मतलब प्राकृतिक जितने भी तत्व है उनके बारे में वो बात कर रही थी। ये सारे कुछ आएगा उसमें, विंड आएगा, रेन आएगा, माउंटेन आएगा, वाटर आएगा, फिश आएगा, स्टार्स आएगा, है ना, ट्रीज आएगा, बैम्बू आएगा, ये सारे नेचुरल एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अभी सब क्वेश्चन। A2 का तीसरा सब क्वेश्चन हम देख रहे हैं। द पोएट इज कन्विंस्ड विद थॉट ऑफ इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर, पिक आउट द रेलेवेंट लाइंस फ्रॉम द पोएम। अभी इमॉर्टैलिटी मतलब क्या होता है? अमर, अमर हो जाना, है ना, अमरत्व। तो इमॉर्टैलिटी ऑफ वाटर किस तरह से उन्होंने बयां की है, या फिर किस तरह से उन्होंने उजागर की है? नंबर एक तो वो कहती है, मतलब कोई भी चीज अमर जिसको हम कहते हैं, या फिर बहुत ज्यादा दिनों तक अक्षय, अक्षय इसको ज्यादा, इमॉर्टैलिटी को हम उसको सही शब्द अगर हिंदी में सोचा जाए तो वो अक्षय है। अक्षय मतलब कभी, कहां से, मतलब बहुत दिनों से है और आगे भी बहुत दिनों तक रहेगा। तो फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, जब बारिश की पहली बूंद इस धरती पर गिरी थी तब से पानी इस जमीन पर है। और नोज द इमोर्टैलिटी, और कह रही है कि नदी को पानी की अक्षयता मालूम है, पता है ना, ये बता रही है। नंबर 2, तो फर्स्ट इज फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन, सेकेंड इज नोज द इमोर्टैलिटी ऑफ वाटर, और थर्ड देखिए पानी है तभी तो कोहरा है ना। कोहरा कब होता है? जब अपने वातावरण में पानी की जो मात्रा होती है, या फिर जिसको हम बाष्प कहते हैं, उसकी मात्रा जब बढ़ जाती है तो ही तभी कोहरा होता है। तो ये भी पानी से ही संबंधित है। तो मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप, ये तीनों चीजों की वजह से हमें पता चलता है कि है, पानी की उपस्थिति कहीं ना कहीं है, किसी न किसी रूप में है, और वो कभी खत्म नहीं होगी, है ना। चलिए पांचवा, पांचवा क्वेश्चन है, द पोएट हैज यूज्ड सम अनकन्वेंशनल एक्सप्रेशंस, इलस्ट्रेट देम इन योर ओन वर्ड्स। अभी उन्होंने, ठीक है, कोई चीज उन्होंने अपने मन का जो बात है वो कहने के लिए कुछ बहुत ही अलग एक्सप्रेशंस उन्होंने यूज किए हैं जो नॉर्मली यूज नहीं होते, है ना। तो उसमें है टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब टॉरेंट क्या होता है? टॉरेंट, टॉरेंट, टॉरेंट का क्या मतलब होता है? टॉरेंट का मतलब होते हैं गहरा या बहुत बड़ा, ऐसा, है ना, बड़ा, बहुत ही बड़ा या गहरा, इस चीज, इस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। या फिर बहुत ही ज्यादा, मतलब ये हम उसको कह सकते हैं कि किसी चीज की उस किसी चीज का विस्तार या व्याप्ति कितनी बड़ी है ये बताने के लिए, एक्सटेंट कितना बड़ा है, तो टॉरेंट ऑफ ग्रीफ है। टॉरेंट मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक, है ना, टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। तो वो कह रही है कि
जो नदी है वो भी दुख महसूस कर रही है, और कितना दुख है उसको, बहुत ज्यादा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि उसे भी चाह है कि उसके पानी में जीवन पनपे, और वो उसकी तरफ देख रही है, पर धीरे 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 उसका पानी कम होता जा रहा है, और इस कम होती पानी की वजह से उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। टॉरेंट ऑफ ग्रीफ, समझ में आया? द रिवर इज वेरी सैड बिकॉज ऑफ इट्स वाटर गेटिंग लेस एंड लेस। कम कम होता जा रहा पानी उसको दुखी कर रहा है, और उसी को उसने टॉरेंट ऑफ ग्रीफ के एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस किया है। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। श्राइन, श्राइन का मतलब क्या होता है? श्राइन का मतलब होता है कोई बहुत ही पवित्र जगह, है ना? तो देखिए वो क्या कह रही है, श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स का मतलब वो बताना चाहती है कि उनका जो बचपन था, उनका जो बचपन गुजरा है, वो बहुत ही सुखमय, सुखकारक बचपन था उनका, उनका बहुत ही हैप्पी था, है ना? हर चाइल्डहुड हैज बीन अ वेरी वेरी हैप्पी, एंड she has very fond memories of her childhood. उनके बचपन की जो याद है, वो यादें हैं, वो बहुत ही ज्यादा उनको क्या कह सकते हैं, उसको आनंद देने वाली वो यादें हैं, और इसीलिए वो यादें हमेशा से ही उनके पास है, और वो बहुत ही ज्यादा उनको सुख प्रदान करती है। श्राइन ऑफ हैप्पी पिक्चर्स। Shrine of Happy Pictures is used for her childhood, which is a very happy childhood, which has been a very happy childhood, and she has got fond memories of her childhood. ठीक है? The land of fish and stars. अभी देखिए land of fish and stars. Fish and stars क्या क्या कहना चाहती है नदी? नदी बता रही है कि मुझे अपेक्षा है, मैं एक ऐसी परिस्थिति की ओर देख रही हूँ जहां पर मेरे अंदर मछलियां भी पनपे, और मेरे पानी के अंदर क्या कह रहे हैं कि वो चांदनी रात की परछाइयां, है ना, आकाश की परछाइयां, चांदनी आकाश की परछाइयां भी उसमें दिखे। मतलब हमेशा से वो चाहती है कि उसके अंदर जीवन पनपे, उसके अंदर सुख देने की शक्ति हमेशा के लिए रहे। पर जब पानी कम हो जाता है तो इसी बात को सोचकर उसको दुख होता है। The river always wants its water to be full. It always wants to be full with water, full of water, so that it can give life and happiness to people and the lives inside it. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द पोएट इज एंशियस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ अर टाउन इन द फ्यूचर, but she touches the sting of the hearts while appealing to conserve the nature. Explain the way she has expressed it in the first and the last line of the poem. देखिए फर्स्ट लाइन पोएम की क्या है? Reminds me small towns, reminds me of death, और आखिरी we all want to walk with gods, we all want to walk with gods. ठीक है, तो देखिए पहली यहाँ पर हमें क्या बताना है, सवाल जो पूछा गया है वो है कि वो हमेशा से ही कह रही है कि आने वाली पीढ़ियां भविष्य के लिए, या फिर आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में सभी लोग बहुत ही चिंतित है, क्योंकि आने वाला भविष्य कैसा होगा ये उन्हें पता नहीं है। और जिस तरह से प्रगति हो रही है, जिस तरह से विकास हो रहा है, समृद्धि आ रही है, उस तरीके से देखा जाए तो उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है उनके गांव का, वो भी नष्ट होता जा रहा है। तो ये चिंता उन्हें सताए जा रही है। तो इसका इस्तेमाल इसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से कवि ने किया है, कि जो बिगिनिंग है, जो शुरुआत है कविता की, वही उन्होंने टू द पॉइंट की है। टू द पॉइंट मतलब डायरेक्ट वो पॉइंट पर आई है, और वो कह रही है सैडनेस। उनकी जो शुरुआत उन्होंने की है कविता की, वो एक दुख भरे क्या कह सकते हैं लाइन से की है। कहती है कि हमेशा मुझे वो मृत्यु की याद दिला रहे हैं। मृत्यु की याद किस तरह से, कि
सिर्फ लोग मरते हैं ऐसा नहीं है, पर वो गांव भी धीरे धीरे अपनी जो अपनी जो जिंदगी होती है, अपना जो जीवन होता है, उसी को वो छोड़ता जा रहा है। क्योंकि गांव का जीवन क्या है? गांव का जीवन है उसके आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य, और अगर वो ही नष्ट होता जाए तो निश्चित तौर पर वो भी मरता है, वो भी मर रहा है। तो ये डेथ, ये जो मृत्यु है, उसी को लेकर उन्होंने शुरुआत की है। पर पर भले ही वो नेगेटिव शुरुआत उन्होंने की है कविता की, पर अंत में जाकर वो जो कविता खत्म हो रही है, वो एक पॉजिटिव नोट पर खत्म हो रही है। क्यों? कि मृत्यु के बाद ही, क्योंकि डेथ के बाद ही आपको भगवान प्राप्त होंगे। आपको अगर भगवान से मिलना है, आपको अगर देवता से मिलना है, देवों से मिलना है, तो उसके लिए मृत्यु अटल है। तो मृत्यु के बाद ही भगवान आपको मिलेंगे। तो इस तरह से नेगेटिव, नकारात्मक तौर पर शुरू हुई कविता एक सकारात्मक रूप पर, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म पर वो खत्म हो रही है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने इसमें कही है, ऐसा हम कह सकते हैं। सातवां जो प्रश्न है, सब क्वेश्चन में बात कर रहा हूं। द पोएट हैज कनेक्टेड द नीड टू प्रिजर्व द नेचर विद द बिलीफ ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ हर चाइल्डहुड मेमोरीज। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे बचपन में क्या होता था। मेरे बचपन में गांव कैसे पेड़ों से लदे होते थे, पेड़ भी फलों से लदे होते थे, गांव भी उन पेड़ों के बीच बसा होता था। तो सब तरफ नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य होता था। सभी लोग निसर्ग प्रकृति पर ज्यादा ज्यादा भरोसा जताते थे और उस पर ही उनका जीवन चलता था। पर आज क्या हो रहा है? आज जमाना बदल रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य गांव का भी नष्ट होता जा रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। पर क्या ये सही तौर पर हम समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं? क्या ये सही तौर पर हम विकास कर रहे हैं? तो उनका मानना ऐसा है कि हम ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हमारा प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट कर रहे हैं, हमारी प्रकृति को ही नष्ट कर रहे हैं, जो एक हमारे जीवन का अविभाज्य भाग है, उसको हम खोते जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे बचपन में क्या होता था, ऐसे तरह से हम रहते थे, इस तरह से हमारा जीवन चलता था, इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से हरे भरे जीवन में हम रहते थे। पर आज वैसा नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से वो कहती है कि वैसा था पर आज वैसा नहीं है, इसीलिए हमको उस तरीके से ही विकास करना चाहिए, ऐसा वो मानती है, कहती है। और इसीलिए वो इसमें कह रही है कि जो विकास हो रहा है, उस विकास में भी प्राकृतिक सौंदर्य अबाधित रहना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहती है। तो इस तरह से शी इज ट्राइंग टू टेल अस दैट द natural beauty or the preservation or conservation of nature is very very important, by trying to tell us about her childhood and how the villages and towns were during her childhood. उनके बचपन में गांव कैसे थे उसको लेकर वो बता रहे हैं, और आज क्या परिस्थिति हो रही है और किस तरह से लोग भविष्य के बारे में बहुत ही चिंतित है। पीपल आर वेरी वेरी एंक्शियस अबाउट द फ्यूचर, और अगर उनकी चिंता दूर करनी है, if we want them not to be anxious, then we have to replace the old village with the new one. We have to replace the new village with the old one. पुराने जैसे फिर से हमें प्राकृतिक सौंदर्य हमें गांवों को लौटाना है। इस तरह से वो write down the measures you take to convince the people regarding the need to conserve nature. किस तरह से लोगों को हम किस तरह से समझाएंगे कि निसर्ग या फिर प्रकृति जो है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हम हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं। तो किस तरह से उनको बताना होगा कि वो एक हमारे इट इज अ पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम, हमारे ही प्रकृति का वो एक भाग है, और अगर वो नष्ट हो जाती है तो आने वाले दिनों में हम भी नष्ट ही होने वाले हैं। राइट डाउन द एक्सप्रेशंस रिलेटेड, अभी A3 क्वेश्चन नंबर A3 उसका पहला सब क्वेश्चन है, राइट डाउन द एक्सप्रेशंस रिलेटेड टू द सीजंस फ्रॉम द पोएम। क्या क्या एक्सप्रेशंस यूज किए हैं? समर,
विंटर, रेन, डस्ट, विंड, ये सारे, मिस्ट, ये सारे यूज किए हुए। मैच द फॉलोइंग ए विथ कॉलम बी, इसमें दूसरा सब क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का A3 का जो दूसरा सब क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग। इसमें कूल है ना, ए और बी है ना, कूल है, हैप्पी है, ड्रेडफुल है, हैप्पी है, ड्रेडफुल है, उसके बाद में ड्राई। इधर मैं डायरेक्ट इसके आंसर यहां पर लिख देने वाला हूं। कूल क्या है? कूल है बैम्बू, ठीक है, कूल बैम्बू। हैप्पी पिक्चर्स है ना, हैप्पी पिक्चर्स। ड्रेडफुल साइलेंस, पहले ही और आखिरी में ड्राई अर्थ है ना। ये सारे एक्सप्रेशंस हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ना। इसमें देखिए, रीड द एक्सप्रेशन सैड रीड ऑफ ट्यूबरोजेस, सैड रीड। इसमें क्या कहा गया है कि इज द रीड सैड, क्या ये गुच्छा, अभी इसको हम गुच्छा ही समझ लेते हैं ना, फूलों का गुच्छा है ना, तो क्या ये गुच्छा दुखी है? दुख किसको हुआ है? दुख इंसान को हुआ है, ये गुच्छा दुखी नहीं है। इस तरह के एक्सप्रेशंस को जो फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये भी हमने देख लिया है जब हमने फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास ली है, उसमें हमने ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है ये भी देख लिया है। अभी सैड रीड, सैड कौन है? सैड इंसान, पीपल। सैड कौन है? पीपल है। पर यहां पर सैड पीपल पुटिंग रीत ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं कहा गया, ये कहा गया है सैड रीत, मतलब रीत को ही सैड कहा गया है। तो एपिथेट क्या होता है? एपिथेट होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफर्ड मतलब ये जो एडजेक्टिव है सैड, ये पीपल की बजाय रीद के लिए ट्रांसफर किया गया है ना, रीद को ट्रांसफर किया गया, इसीलिए उसको हम कहेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके पहले जो हमने क्लास ली है फिगर्स ऑफ स्पीच की, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास में मैंने ट्रांसफर्ड एपिथेट होता क्या है ये भी आपको समझाने की कोशिश की है। लिस्ट एंड एक्सप्लेन मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम, फॉर एग्जांपल टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। टॉरेंट ऑफ ग्रीफ ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है, टॉरेंट ऑफ ग्रीफ। अब देखो, ग्रीफ की तुलना टॉरेंट से की है, टॉरेंट मतलब बहुत ही बड़े प्रमाण में है ना, तो उसको, उसकी तुलना उसके साथ की है, और इसमें लाइक नहीं यूज हुआ है, तो बहुत ही आसानी से हम इसको कह सकते हैं कि मेटाफर है। The river has a soul, life and death. There are two expressions that are repeated in the poem, but both of them indicate different figures of speech. Find out the and discuss. अभी देखिए, river has a soul, river has a soul. Soul आत्मा किसको होती है? इंसानों को होती है। Personification, river has a soul, ये personification है, क्योंकि रिवर को आत्मा से, देखिए आत्मा का संबंध किस चीज से होता है? आत्मा का संबंध होता है भावनाओं से, है ना। मतलब यहाँ पर नदी की भी भावना है, नदी दुखी हो रही है, इस तरह से कविता में वो कहती है। तो ये आत्मा का ही एक अंश है जो हमारे भावनाओं पर काबू, आत्मा ही है जो हमारे भावनाओं को उजागर करती है या फिर हमारे भावनाओं को जन्म देती है। लाइफ एंड डेथ, एंटीथेसिस, लाइफ एंड डेथ मतलब दो विरुद्ध अर्थी शब्दों को एक साथ में यूज किया गया है, उपयोग में लाया गया है, तो उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस, लाइफ एंड डेथ, ठीक है। तो इस तरीके से पहला है पर्सोनिफिकेशन, दूसरा है एंटीथेसिस, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं कि बाकी तो सब एप्रिसिएशन वगैरह हमने कर लिया है, तो आशा करता हूं कि ये जो पोएम का ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पे बन रहे हैं, और ऐसे सारे चैनल्स का लाभ उठाने के लिए आप पवन ब्लॉग एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम रुकते हैं आज यहीं पर, और हमने क्लास 12 के सारे लेसन्स और पोएम्स देख लिए हैं। आशा करता हूं आपको सभी समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।
गुड बाय।